हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था, अब हमने करना है एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमने देखा था कि हमारा 3.5 लाख भी काम का है और 50,000 भी, ठीक है। उसे लिखते कैसे हैं, कंसल्टिंग फ़ी जो हमें मिल जाएंगे उसका क्या वर्ड होता है, रिसीव। रिसीव होगा तो क्या करना होता है, प्लस। अब तुम कह रहे हो 50,000 भी काम का है क्योंकि वो करंट ईयर की चीज़ है, उसे कैसे लिखते हैं, कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल। जो मिल जाए रिसीव और जो मिलना बाकी हो रिसीवेबल। अब चाहे रिसीव हो वो भी प्लस होता है, चाहे रिसीवेबल हो वो भी प्लस। वो कितना था, 50। अब ज़रा एक्सपेंस लाइन में आ जाओ, मुझे चेक करके बताओ, पढ़ो। ही इनकर्ड से लेके आउटस्टैंडिंग तक पढ़ो, मुझे बताओ उस पूरी लाइन में प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है? तो इसका मतलब कौन सी चीज़ है, करंट ईयर, तुम्हारे काम की चीज़ है। इसका मतलब जो मैंने उसको 2 टुकड़े तोड़े हैं, दोनों मेरे काम के हैं, और उन टुकड़ों का नाम देखो क्या है, एक नाम है एक्सपेंसेस पेड और एक का नाम क्या था, एक्सपेंसेस पेबल। देखो ये तुम ही बता रहे हो कि दोनों क्या हैं, काम के, क्योंकि उस लाइन में कुछ भी प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर नहीं है। वहाँ पे जो पेड था वो था 1,30,000 और जो पेबल था वो कितना था, 40। अब जब मैं उसके आगे बढ़ा था तो मुझे कंसल्टिंग फ़ी दिखा था 45,000, पर उस लाइन में देखना प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, 45 में लिखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर है, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। आगे भी एक्सपेंस में क्या था, लास्ट ईयर, वो भी तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये ख़त्म। और ये तुम्हारी इनकम निकल के आ गई 2,30,000, इसको क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो एक बार फटाफट यहाँ पे आओ, बहुत ही चैप्टर ईजी है। अच्छा तो ये चैप्टर से क्या आता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है और डिफरेंस, दोनों 50-50% इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और डिफरेंस तो और ईजी है, डिफरेंस तो मैं भी बता रहा हूँ। इधर सर जी, इधर देखो, 2 बेसिस होते हैं, कौन कौन से, एक कैश और एक एक्रूअल। जब तुम कैश बेसिस करोगे तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, पेड और रिसीव लिखा है, लिखते जाओ। पेड है तो माइनस, रिसीव है तो प्लस। पर यहाँ पे कौन से बंदे नहीं आते, पेबल और रिसीवेबल। और इधर कौन से बंदे नहीं आते, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे ध्यान किस पे होगा, करंट ईयर। अब तुम्हें समझ आई गया होगा कि करंट ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पूरी लाइन में चेक करो, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर नहीं है तो कौन चीज़ कौन सी है, करंट ईयर की। और वहाँ पे सब कुछ चलेगा, रिसीव, रिसीवेबल, पेड, पेबल। रिसीव होगा तो प्लस, रिसीवेबल होगा तो भी प्लस, पेड माइनस पेबल माइनस। तो ये किससे होता है, एक्रूअल। ये तुम एक करोगे, ठीक है ना। अब जरा डिफरेंस जो है, क्या है डिफरेंस, इधर देखो। डिफरेंस बहुत बार आ जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत थ्योरी बनानी होती है, तो वो थ्योरी यहीं से बना देते हैं। अब सर यहाँ से प्रैक्टिकल क्यों नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी आगे सारे चैप्टर प्रैक्टिकल के हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल करके थक गया होगा, चलो जी थ्योरी दे देते हैं, और फिर वहाँ जाके रोना आता है। इतना ईजी डिफरेंस था। अब दिखने में इतना खतरनाक लगता है, पेज नंबर है 4.5, दिखने में इतना खतरनाक है और सबसे ईजी डिफरेंस यही है पूरी बुक में, सबसे ईजी 4.5 बोल लो भाई। एक बात याद रखना, उसके बाद सारा डिफरेंस याद रहेगा। सुनो भाई, एक बात क्या याद है, इधर सर जी, हर चीज़ और हर प्रेफरेंस एक्रूअल को देनी है। किसको देनी है, एक्रूअल। मतलब हर चीज़, मतलब कुछ भी बात होगी तुम बोलोगे एक्रूअल, कुछ भी बात होगी तुम क्या बोलोगे, एक्रूअल। अब देखो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे याद करोगे पहला पॉइंट, कौन सा याद करोगे, पहला, वो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक्रूअल बेसिस में दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कैश भी और क्रेडिट भी। ये पेपर में 1 नंबर में भी आता है, तो देखो वहाँ क्या लिखा है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, अब यहाँ पे नाम ही कैश है, तो यहाँ पे से कौन सी रिकॉर्ड होती होगी, कैश। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। बट इतना बताने के बाद भी बच्चे इतने पागल होते हैं, वो पता है क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे को ये तो याद रहता है कि कैश बेसिस में कौन सी रिकॉर्ड होती है, कैश। अब वो वहाँ एक्रूअल में लिख के आते हैं, क्रेडिट, ओनली क्रेडिट। एक्रूअल में दोनों हैं, क्या हैं, दोनों। अब वो एमसीक्यू पता है कैसे पूछते हैं कि बताओ एक्रूअल बेसिस में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पहला होता है ओनली कैश, दूसरा होता है ओनली क्रेडिट, तीसरा होता है बोथ कैश एंड क्रेडिट, और डी होता है ऑल ऑफ दी अबव। अब बच्चे के पास बड़े सारे दिमाग होते हैं। पहला दिमाग, चलो ये तो सबको पता है, कैश तो सबका आंसर रॉन्ग होता है। अब बच्चे तीनों में कन्फ्यूज होते हैं, यार अगर कैश में कैश होता होगा तो एक्रूअल में क्या होता होगा, क्रेडिट। एक तो ये दिमाग, ये भी गलत। एक दिमाग सुनो क्या होता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट, जिसमें अच्छे से क्लियर कट होता है कि यहाँ पे दोनों, वो सी को टिक करता है। अब कई बच्चे डी भी सोचते हैं, अच्छा यार कैश भी आ रहा है, क्रेडिट भी आ रहा है, बहुत कैश है, डी का मतलब क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट करते चले जाओगे, तो इसका मतलब तो तुम्हें क्या टिक करना था, सी ऑप्शन। और सी का नाम क्या था, बोथ कैश एंड क्रेडिट, दोनों रिकॉर्ड होंगे। तो तुम्हें पहले ये याद करना है। अब देखो, जो इसके बाद आ जाओ 3 नंबर पॉइंट पे, प्रॉफिट और लॉस। अभी मैंने तुम्हें आया था, हर प्रेफरेंस जिसका नाम दोगे एक्रूअल, कहीं पे भी कैश को नहीं देनी। इधर सुनो भाई,
सर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ निकलेगा? जब तुम कौन सा मेथड फॉलो करोगे? एक्रूअल। कौन सा फॉलो करोगे? एक्रूअल। इधर देखो सर ये क्यों होता है, मैंने अभी जो अपनी क्लास होती है वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन है, तो अभी तो फटाफट समझाना है, ठीक है ना। देखो इधर ये याद करने का तरीका है, हर प्रेफरेंस इसको देनी है एक्रूअल। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसेटेन। एसेटेन का मतलब क्या होता है? डेटरमाइन। क्या होता है? डेटरमाइन। करेक्ट प्रॉफिट कहाँ पे निकलेगा? एक्रूअल में। क्यों? बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। जो बंदा दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करेगा उसी का तो करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, आ जाओ कैश में। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसेटेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश। ऊपर वाले पॉइंट को दोबारा लिख दिया, बस ये लिख के कि करेक्ट प्रॉफिट का निकलेगा एक्रूअल में और करेक्ट कहाँ निकलेगा? कैश में। 2 पॉइंट हो गए। आ जाओ तीसरे में, टेक्निकल नॉलेज। अभी मैंने तुमसे पूछा था, बताओ टेक्निकल नॉलेज भी कहाँ पे चाहिए होगी? तुम्हारा आंसर हमेशा क्या होगा? एक्रूअल। क्या होगा? एक्रूअल। क्यों? क्योंकि जब तुम दोनों रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हें नॉलेज चाहिए होगी कि उधार की ट्रांजेक्शन कैसे लिखते हैं। जराना थर्ड में, द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एज मैनी एडजस्टमेंट। ये टिक कर लेना। लाइक प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। इसको छोड़ो, सीधा आ जाओ, आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। इधर देखो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, मार्क कर लेना। अब बताओ आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एडजस्टमेंट तुम्हें टफ लगती है ना, तो ये वही कर सकता है जिसके पास क्या होगी? टेक्निकल नॉलेज। वो यही कह रहा है। अच्छा बताओ कैश वाले के पे तो कोई आउटस्टैंडिंग होता ही नहीं है। कैश तो कहता है जब पैसा मिलेगा तब रिकॉर्ड करूँगा, तो वहाँ पे तो ये वसूलिया ही नहीं है। तो देखो इधर, इट डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्रूअल। कह रहा है कैश बेसिस में इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए जितनी किसमें चाहिए? एक्रूअल। क्योंकि एक्रूअल में आउटस्टैंडिंग एडवांस उनका करना होता है एडजस्ट। फोर्थ आ जाओ, लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन का मतलब है अगर तुम किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? एक्सपर्ट, और उससे पूछोगे कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो बताओ क्या आंसर होगा? एक्रूअल। हर का आंसर क्या होगा? एक्रूअल। देखो इधर, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज। हर बंदा क्या रिकॉग्नाइज करेगा? क्या फॉलो करना है? एक्रूअल। कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक लॉ होता है, तो लॉ भी कह रहा है कि आप क्या फॉलो करो? एक्रूअल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट। तुम एक चीज़ देख लो, अब तक हम जितने पॉइंट पढ़ रहे हैं सारी प्रेफरेंस किसको मिल रही है? एक्रूअल। करेक्ट प्रॉफिट भी कहाँ निकलेगा? एक्रूअल। टेक्निकल नॉलेज भी किधर चाहिए? एक्रूअल। उसके बाद जो भी हमने पढ़ा लीगल मतलब रिकॉग्नाइज भी क्या कर रहे हैं सारे? एक्रूअल। आखिरी पॉइंट बस इतना ही करने हैं। एक्सेप्टेबिलिटी कि किसको ज़्यादा कंपनियाँ एक्सेप्ट करती हैं, तो देखो इधर, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल। क्या होता है? मोर। इन बिजनेस, बिजनेस में की बात होगी तो कौन ज़रा वो एक्सेप्टेबल है? एक्रूअल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एट इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड। करेक्ट प्रॉफिट ये नहीं बताता तो लोग ये फॉलो ही नहीं करते। तो ये 5 मिनट पढ़ लेना बस।